दोस्तों, कहा जाता है कि दो ममालिक के दरमियान दोस्ती नहीं होती, बल्कि दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बत सिर्फ अपने मुल्क की मफाद की खातिर होती है, जिसे दोस्ती का नाम दिया जाता है। हम में से अक्सर लोग पाकिस्तान के सदर अयूब खान के उस अमरीकी दौरे के बारे में तो जानते हैं, जिस पाकिस्तानी सदर का इस्तकबाल खुद अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी ने किया था। सदर अयूब खान ने यह अमरीकी दौरा 1961 में किया था। इस दौरे के दौरान अमरीकी सदर ने अपनी गाड़ी में न्यूयॉर्क की सैर भी कराई थी, जहां हज़ारों अमरीकी पाकिस्तानी सदर के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। लेकिन क्या आपको ये भी मालूम है कि सदर अयूब खान के अलावा एक पाकिस्तानी और भी ऐसा था जिसका इस्तकबाल के लिए खुद अमरीकी नायब सदर एयरपोर्ट पहुंचे थे। हैरान कुन बात यह है कि ये पाकिस्तानी ना तो पाकिस्तान का सरबराह था, ना कोई सियासतदान या फौजी, और ना ही कोई अरबपति बिजनेसमैन था, बल्कि ये आम पाकिस्तानी मजदूर था। इस आम पाकिस्तानी गरीब मजदूर का नाम बशीर अहमद सारबान था और ये पाकिस्तान के शहर कराची में ऊँट चलाता था। और पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि अमेरिका का नायब सदर पाकिस्तान के किसी आम शख्स के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट जाए। दरअसल आम पाकिस्तानी के इस्तकबाल के पीछे एक इंतहाई दिलचस्प और हैरान कुन कहानी छुपी हुई है। 20 जनवरी 1961 को जब जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के सदर बने तो उसके साथ ही अमेरिका के नायब सदर का ओहदा लिंडन जॉनसन के पास आ गया। उसी साल अमेरिकी नायब सदर लिंडन जॉनसन पाकिस्तान के दौरे पर आए ताकि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो सकें। इस दौरे के दौरान अमेरिकी नायब सदर इस वक्त के पाकिस्तानी सदर अयूब खान से मुलाकात की, लेकिन अमेरिकी नायब सदर का ये दौरा किसी और वजह से ही यादगार और तारीखी बन गया। अमेरिकी नायब सदर अपने दौरे के दौरान कराची में मौजूद थे, जबकि उन दिनों कराची को दुनिया भर के लिए मुआशी रोल मॉडल की हैसियत हासिल थी। एक रोज़ जब अमेरिकी नायब सदर लिंडन जॉनसन का काफिला जब कराची की कारसाज रोड से गुजर रहा था तो उस सड़क पर हज़ारों लोग जमा थे, जिनमें बशीर अहमद सारबान भी अपने ऊँट के साथ मौजूद था। बशीर अहमद सारबान ने अमेरिकी नायब सदर के काफिले को देखकर दूर से ही हाथ हिलाया और अमेरिकी नायब सदर की नज़र बशीर अहमद सारबान पर पड़ी। उसने गाड़ियों को रोकने का कहा और पाकिस्तानी सरकारी एहलकार से कहा कि बशीर अहमद से उसका तारुफ कराया जाए, जिसके बाद लिंडन जॉनसन गाड़ी से उतरकर बशीर अहमद के पास चले आए। बशीर अहमद से उसका हाल चाल पूछा और साथ ही दोस्ती की पेशकश कर डाली। ये इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल थी। बशीर अहमद ने पेशकश कबूल कर ली, जबकि अमरीकी नायब सदर ने वापस जाते हुए बशीर अहमद को अमेरिका आने की दावत भी दी। बशीर अहमद के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो अमेरिका जाएगा, और वो भी अमरीकी हुकूमत का मेहमान बनकर। बशीर अहमद एक गरीब मजदूर था जो अपना गुजर बसर ऊँट चलाकर करता था, लेकिन अमेरिका के नायब सदर ने इस दावत और दोस्ती पर इंतहाई संजीदगी का मुजाहरा किया और अमेरिका पहुंचने के बाद अमेरिका के नायब सदर ने अक्टूबर 1961 में बाकायदा बशीर अहमद को अमेरिका आने की दावत दी और बशीर अहमद की आमद पर उसके इस्तकबाल के लिए खुद एयरपोर्ट पहुंच गए। ये तारीख का अनोखा वाक़या था। एयरपोर्ट से बशीर अहमद को वाशिंगटन ले जाया गया। इस मौके पर बशीर अहमद ने अमेरिका के एक स्कूल में तकरीर भी की, जहां उनके साथ अमेरिका के नायब सदर की अहलिया और बेटी भी मौजूद थी। बशीर अहमद के साथ एक मुतरजम भी मौजूद रहता था। इस दौरे के दौरान अमेरिका के नायब सदर बशीर अहमद को अपने ज़ाती घर भी ले गए, जहां दोपहर के खाने का एहतमाम था। इस मौके पर बशीर अहमद के लिए न सिर्फ ख़ास तौर पर हलाल गोश्त मंगवाया गया, बल्कि ऐसे आइटम तैयार करवाए गए जिन्हें हाथों से खाया जा सकता था, ताकि बशीर अहमद को किसी किस्म की मुश्किल पेश ना आए। इसके अलावा एक और मौके पर खाने के दौरान अमेरिका के 4 बड़े बैंकों के सरबराहान भी मौजूद थे
اور ان سب نے بھی کانٹے اور چمچ کے بجائے ہاتھوں سے کھانا کھایا۔ بشیر احمد کو فورڈ موٹر کمپنی کی جانب سے ایک گاڑی کا تحفہ بھی پیش کیا گیا اور امریکہ میں بشیر احمد کی مہمان نوازی کسی ملک کے سربراہ کی مانند کی گئی۔ اس دور میں ایک پاکستانی مزدور کے امریکی دورے کو بھرپور میڈیا کوریج دی گئی تھی۔ بشیر احمد کے واپس پاکستان آنے کے بعد امریکہ کے نائب صدر نے انہیں عمرہ کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب بھی بھجوایا۔ اس کے سارے انتظامات بھی خود کروائے۔ 1963 میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی کو قتل کر دیا گیا، جس کے بعد اس وقت کے نائب صدر یعنی جان لینڈن جانسن امریکہ کے 36ویں صدر بن گئے۔ بشیر احمد اور لینڈن جانسن کے بے مثال دوستی کے بارے میں زیادہ معلومات تو حاصل نہیں کی، لیکن بشیر احمد 15 اگست 1992 میں اپنے انتقال کے بعد اپنی دوستی کی ایک انوکھی کہانی چھوڑ گئے۔